हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अजय सिंह है और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा संदीप गर्ग बुक से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर जो है +1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए समझते हैं। तो जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के अंदर सबसे पहले हम टर्म पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को अरेंज करना अलग अलग सीक्वेंसेस और ग्रुप्स में, उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से उनको अलग अलग कर लेना। जैसे सपोज़ अगर मैं बात करता हूँ कि काफ़ी सारे आदमियों का एक ग्रुप है, ठीक है। बहुत सारे आदमी हैं और उनका एक ग्रुप है। तो सबके अंदर एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। वो क्या है? वो सारे के सारे एक आदमी जो कैटेगरी है उसके अंदर आते हैं। सारे के सारे मैन हैं, ठीक है, आदमी हैं सब लोग। बट इनके अंदर, अब इन लोगों को तो मैंने डिवाइड कर लिया, बट इनके अंदर भी हम फर्दर और डिवीजन कर सकते हैं। वो डिवीजन किस बेस पे कर सकते हैं? मैं अगर बोलता हूँ कि हिंदू जितने भी हैं उनको एक तरफ किया जाए, सिख जितने भी हैं उनको एक तरफ किया जाए, और मुस्लिम जितने भी हैं उनको एक तरफ किया जाए। तो ये जो सेपरेशन होता है बच्चों, इसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। यानी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बीच में होगी, उसके साथ साथ आप अलग अलग चीज़ों के आधार पर उन लोगों को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे या अलग अलग उनको सेपरेट कर पाओगे। तो क्लासिफिकेशन का मतलब ही है कि क्लासिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू सीक्वेंसेस। अलग अलग सीक्वेंस में उन्हें अरेंज करना, अलग अलग ग्रुप में उन्हें सेट करना। किन के बेसिस पे? उनके अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगी या फिर कुछ ऐसा जिससे वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड पार्ट्स में हो या फिर एक दूसरे से अलग हो उन्हीं चीज़ों की वजह से। जैसे अगर हम बाइक्स की बात करते हैं तो बाइक्स का क्लासिफिकेशन ही बहुत सारी चीज़ों के बेस पे हो जाता है कि वाली बाइक जो 150 सीसीज की हैं, वाली बाइक जो आपकी 125 सीसी की हैं, वाली बाइक जो 200 सीसी की हैं। बट सबके अंदर एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो टू व्हीलर्स हैं। टू व्हीलर दैट मीन्स बाइक्स हैं। अगर मैं टू व्हीलर के अंदर भी डिफरेंशिएशन या क्लासिफिकेशन करने लगूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ क्लासिफिकेशन की टू व्हीलर्स के अंदर, तो उसके अंदर आपके स्कूटर्स आ जाते हैं काफ़ी सारे। उसके अंदर भी बहुत सारी वेरियस क्लासिफिकेशन है। अगर मैं बाइक्स की बात करता हूँ तो बाइक्स भी टू व्हीलर के अंदर आती है। मैं स्कूटी की बात करता हूँ, स्कूटी भी टू व्हीलर्स के अंदर आती है और उनके अंदर बहुत सारा क्लासिफिकेशन है। तो आगे इस चैप्टर को समझते हैं। तो क्लासिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है कि हम डेटा को क्या करें? सेपरेट करें या उसको अलग अलग अरेंज करें। तो क्लासिफिकेशन के पर्पस क्या होते हैं? मतलब किस लिए क्लासिफिकेशन किया जाता है? एक तो ये कंडेंस कर देता है रॉ डेटा को इन द फॉर्म ऑफ सूटेबल फॉर स्टैटिकल एनालिसिस। आप अगर डेटा आपके पास क्लासीफाई करके दे रखा है, यानी आपको नंबर्स में बना के दे रखा है अच्छे से, तो आपसे अगर इसका पाई चार्ट बनाने के लिए कहें, बार ग्राफ बनाने के लिए कहें, या कुछ भी स्टैटिकल यूज़ करने के लिए कहें, तो आप इजीली कर सकते हो। बट जब तक आपके पास डेटा क्लासीफाई ही नहीं किया जाएगा, उसका क्लासिफिकेशन ही नहीं होगा, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। जब डेटा को आप क्लासीफाई कर देते हो तो उसके बाद क्या होता है? उसके अंदर से जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो निकल जाती हैं और उसके अंदर जो हाइलाइट्स हैं वो आपके सामने निकल के आते हैं। जैसे सपोज़ मैं बात करता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि जितने भी टू व्हीलर्स हैं, टू व्हीलर का आप कर दीजिए क्या? एक क्लासिफिकेशन कर दीजिए। तो आपने 3 पेयर बनाए क्लासिफिकेशन के लिए। कौन से? स्कूटर एक तरफ, स्कूटीज़ एक तरफ, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स एक तरफ, और बाइक्स एक तरफ। अब जब आप इनका फर्दर और क्लासिफिकेशन करेंगे तो इनके अंदर से कुछ कुछ जो छुपी हुई चीज़ें हैं वो पता चलेंगी। कि सपोज़ जैसे बाइक्स हैं वो भी 3 अलग अलग वेरिएंट्स में अवेलेबल हैं, 150 सीसी, 200 सीसी या अबव उसके। इलेक्ट्रिक गाड़ी है, उसके फीचर्स आपको पता चलेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। स्कूटीज़ हैं, वो भी आपको पता चलेंगी उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद अगर आप क्लासिफिकेशन कर पाते हो तो आप कंपैरिजन कर पाते हो बीच में दोनों चीज़ों के। जैसे आप स्कूटर और स्कूटी के बीच में कंपैरिजन कर सकते हो आफ्टर क्लासिफिकेशन। आप स्कूटी और इलेक्ट्रिक स्कूटी के बीच में कंपैरिजन कर सकते हो आफ्टर क्लासिफिकेशन। और इलेक्ट्रिक बाइक और नॉर्मल बाइक्स के बीच में आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो जब आप किसी चीज़ को क्लासीफाई कर लोगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाती है किसके बीच में? एलिमेंट्स और डेटा के बीच में। कि जो डेटा आपको दे रखा है और जो एलिमेंट्स है जिनके बेसिस पर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो। तो ये 4 पॉइंट क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और क्लासिफिकेशन क्या होता है वो आपको मैंने पहले ही बता दिया। डेटा को आप, रॉ डेटा को आप सीक्वेंस के हिसाब से आप सेपरेट करते हो, उनके अंदर एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है। अब बात करते हैं बच्चों ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या ऑब्जेक्ट होते हैं? क्यों क्लासिफिकेशन ज़रूरी है? क्या मेन पर्पस सॉल्व करता है क्लासिफिकेशन? ठीक है। तो देखो, इन क्लासिफिकेशन
द एम इज़ टू एलिमिनेट अननेसेसरी डिटेल। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम किसी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं तो उसके अंदर की जो एक्स्ट्रा बैगेज होता है, जो एक्स्ट्रा सामान होता है, वो हम पहले ही सेपरेट करते हैं। अगर मैं आपको स्कूटीज़ की बात कर रहा हूँ तो मैं जितने भी टू व्हीलर्स हैं वहाँ पे सब हटा दूंगा एक्सेप्ट फॉर स्कूटीज़, जिस वजह से मेरे को उनको समझने में प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, टू एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी ऑफ डेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी चीज़ को क्लासिफिकेशन के लिए लेते हो तो आप इजीली अगर उसको क्लासीफाई कर रहे हो तो आप ये बता सकते हो कि इस डेटा में और उस डेटा में क्या सिमिलैरिटी है। यानी अगर आपको मैं बोलूँ आप क्लासिफिकेशन करो स्कूटीज़ का और स्कूटर का, ठीक है, तो आप बता सकते हो कि दोनों लगभग एक ही पर्पस सॉल्व करती हैं, दोनों टू व्हीलर्स हैं, ये सिमिलैरिटी हो गई। बट डिससिमिलैरिटी क्या है कि जो स्कूटर है वो गियर का यूज़ करता है, बट जो स्कूटीज़ हैं वो रेस पे काम करती हैं, उसमें गियर की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो ये एक छोटी सी डिससिमिलैरिटी इनके अंदर आ गई। तो सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी आप क्लासिफिकेशन से बता सकते हो। थर्ड पॉइंट ये है कि आप कंपैरिजन इजीली कर सकते हो, मतलब ये वही पॉइंट है जिनको मैंने ऊपर डिस्कस किया था, उसको आप समझा रहे हो। तीसरा, आप रिलेशनशिप इनके बीच में स्टैब्लिश कर सकते हो भाई क्लासिफिकेशन। चौथा, आपके लिए टेबुलेशन करना या फिर आप उसको दिमाग में मेंटल पिक्चर बनाना ये आसान होता है। तो मतलब बेसिकली वही चीज़ें हैं जो रिपीटेड फॉर्म में है। आप इनको ऑब्जेक्टिव कह लो या किन इनके पर्पस कह लो, वाई क्लासिफिकेशन इज़ इंपॉर्टेंट, तो ये सारी चीज़ें बता सकती हैं। अगर हम बात करें रिक्विजिट्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन की, तो ये बताता है एक तो सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, एक एग्जांपल इसका समझते हैं जो इस बुक में दे रखा है। इफ इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड टू इंक्वायर इनटू इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वर्कर देन इट विल बी ऑफ नो यूज टू क्लासीफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। तो इसने कहा अगर हम क्लासीफाई करें वर्कर्स को उनके रिलीजन के आधार पे, तो इससे हम उनका इकोनॉमिक स्टैंडर्ड या किस कंडीशन को बिलोंग करते हैं या कैसे हालातों में वो पल रहे हैं, वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। उनको अगर हमें क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा तो उनकी कुछ बुनियादी चीज़ों के आधार पे उनको क्लासीफाई करना पड़ेगा कि भाई इन वर्कर्स की वेजेस इतनी है या इन वर्कर के पास ये सामान है। अब ऐसे वर्कर्स ढूंढो जिनके पास ये सामान बराबर है, या ऐसे वर्कर ढूंढो जिनको बराबर बराबर इतने इतने रुपए मिलते हैं। ठीक है, अगर हम उनको ये बोलें कि भाई जितने हिंदू वर्कर हैं उनको एक तरफ आप अरेंज कर दो, जितने मुस्लिम वर्कर हैं उनको एक तरफ अरेंज कर दो, क्लासिफिकेशन तो हो गया, बट उससे हुआ क्या, उससे तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ ना। हमें ये नहीं पता चला कि उनको बेसिक प्रॉब्लम क्या है। और जब एक वर्कर है तो उसकी बेसिक प्रॉब्लम क्या होगी, उसकी तीन ही नीड्स होगी, रोटी कपड़ा और मकान। अगर ये तीन चीज़ें फुलफिल हो रही है तो उससे धर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्लासिफिकेशन आपको सूटेबल क्लासिफिकेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट जोर डालता है कि अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो आप सही चीज़ों के और सही स्केल्स पे क्लासीफाई करो चीज़ों को। गलत चीज़ों पे क्लासीफाई करोगे तो और अपने लिए मुसीबत झेल लोगे। दूसरी चीज़ बताता है अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है कि जब आप क्लासिफिकेशन करते हो तो वो क्लासिफिकेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए या उन तथ्यों पे नहीं होनी चाहिए जिससे किसी प्रकार की एम्बिग्विटी या कन्फ्यूजन बने। मतलब अगर आप, जैसे मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था कि आप वर्कर्स को उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जानने के लिए उनको हिंदू मुस्लिम या किसी अलग अलग धर्म पे आप उन्हें क्लासीफाई कर रहे हो, तो उससे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं पता चलेगी, उससे सिर्फ बढ़ेगा एम्बिग्विटी यानी कि कन्फ्यूजन। उससे सिर्फ कन्फ्यूजन ही बढ़ेगा और कोई पर्पस आपको सॉल्व होगा नहीं। अगर आपको जानना है कि उनको एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है तो आपको उनकी इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी तनख्वाह कितनी मिल रही है, कैसी जगह वो रह रहे हैं, क्या एजुकेशन लेवल है उनके पास, कितनी इलेक्ट्रिसिटी उनको मिल पा रही है, इन चीज़ों पर आप उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को बता सकते हैं। फिर है एग्जॉस्टिवनेस। एग्जॉस्टिवनेस का मतलब होता है कि क्लासिफिकेशन कई बार बहुत एग्जॉस्टिव हो जाती है, यानी एक एक चीज़ को आप मेजर करते हैं, ध्यान में रखते हैं, उसको करते करते आगे बढ़ते हैं और इस वजह से कई बार जो क्लासिफिकेशन होती है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक आते आते बिगड़ जाती है। तो आपको थ्रू आउट अपनी क्लासिफिकेशन को अच्छा बनाने के लिए चीज़ों को बहुत केयरफुली स्टडी करना पड़ेगा और सही टर्म्स एंड कंडीशन पे उनको क्लासीफाई करना पड़ेगा। अगली बात करते हैं बच्चों फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, गुड क्लासिफिकेशन शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द चेंज्ड सिचुएशन एंड कंडीशन। अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो पैरामीटर्स जो होते हैं आपके वो लगातार चेंज भी होने चाहिए विद टाइम। अगर जैसे मैं बोलूँ आज के टाइम पे अगर आप बताओ कि कोई व्यक्ति गरीब है तो उसके लिए क्या क्या क्लासिफिकेशन होंगे या उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। या अगर मैं आपने क्लास 9th या 10th में पढ़ा होगा कि अगर बीपीएल के लिए बात करें इंडिया के अंदर कि बिलो पॉवर्टी लाइन को उनको कहा जाता है, तो आपको ये पता है कि उन लोगों को कहा जाता है जो अपना एक टाइम का खाना भी जुटा नहीं पाते, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। बट अगर यही पैरामीटर हर जगह सेट हो तो
यूएसए के अंदर गरीब उसको कहा जाता है जो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता, उनको बीपीएल के अंदर डाला जाता है। तो अब देखो आप दोनों जगह के जो पैरामीटर्स हैं वो क्या हैं, बिल्कुल ही अलग अलग हैं। तो क्लासिफिकेशन आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी करने के लिए देती है कि आप जो पैरामीटर्स हैं उनको चेंज भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई फिक्स्ड एक जगह का है, कि अगर इंडिया के अंदर, अगर यूएसए के अंदर ये बात है कि भाई जिसके पास गाड़ी नहीं है वो गरीब है या वो बीपीएल के अंदर आता है, ठीक है। तो अगर उस केस के हिसाब से अगर हम इंडिया के अंदर देखेंगे तो आज के टाइम पे तो, क्योंकि मेरे पास भी अपनी गाड़ी नहीं है, तो मैं भी बीपीएल लाइन में आ जाऊंगा अगर उसी पैरामीटर पे हम चलें। अच्छा, अब बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, द क्लासेस मस्ट नॉट ओवरलैप सो दैट द ऑब्जर्व वैल्यू बिलोंग टू वन एंड ओनली वन ऑफ द क्लासेस। मतलब इस तरीके से आप क्लासिफिकेशन करो कि चीज़ें आपस में मिक्स ना हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि एक ही जो आपने क्लासीफाई करी है वो चीज़ें सब में मिक्स होती रहे। एक चीज़ दूसरे में ही मिल रही है, दूसरी पहले में ही मिल रही है, तो इस वजह से आप अलग अलग इनको नहीं निकाल पाओगे और आप खुद ही कन्फ्यूज हो जाओगे। तो क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो आप समझे हो, क्लासिफिकेशन के रिक्विजिट्स क्या क्या हैं वो भी आप समझे हो, कि सूटेबल होनी चाहिए क्लासिफिकेशन, अनएम्बिगुअस क्लासिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, एग्जॉस्टिव क्लासिफिकेशन है बट उसके साथ हमें पैरामीटर्स को करेक्ट रखना चाहिए, और करेक्ट के साथ साथ जो क्लासिफिकेशन है वो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, यानी पैरामीटर्स हम लगातार चेंज कर सकते हैं, ताकि तभी एक अच्छी क्लासिफिकेशन हम बना सकते हैं अगर हम इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं। अब बात करते हैं बच्चों मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या क्या मेथड्स होते हैं क्लासिफिकेशन के। पहला आ गया जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया या किसी रीजन के आधार पर उस जगह का क्लासिफिकेशन करना। दूसरा आता है बच्चों क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि टाइम पीरियड के अनुसार, मतलब पहले सन 1980 में क्या होते आ रहा था, देन 1990 में क्या होते आ रहा है, देन 2000 में क्या होते आ रहा है, देन 2010 में क्या होते आ रहा है, एंड देन 2020 में क्या होते आ रहा है। इसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजी। मतलब एक फिक्स स्टार्टिंग के पीरियड के बाद आगे बढ़ते 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 जो भी चल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का मतलब होता है डेटा जब अपनी डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे नापा जाता है, मतलब उसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या खासियत है, उनके आधार पर डेटा का क्लासिफिकेशन करना। और उसके बाद आता है बच्चों क्वांटिटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटिव क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि डेटा को क्लासिफाई किया जाता है उसकी मेजरमेंट पे, कि वो डेटा जिसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे सपोज किसी आदमी का वेट, काफ़ी सारे लोग हैं, उनको उनके वेट के आधार पे क्लासिफाई कर रहे हो। जिन लोगों का वेट 50 के अबव है या जिन लोगों का वेट 50 के बिलो है, या उनकी हाइट पे, क्योंकि क्वांट आ गया, क्वांट का मतलब नंबर्स। यहाँ पर क्वालिटी का मतलब हो गया कोई विशेषता, कुछ खास विशेषता हो। क्रोनोलॉजी का मतलब हो गया टाइम पीरियड, और जोग्राफी का मतलब हो गया एरिया, किस एरिया में क्या क्या होते आ रहा है उसके हिसाब से करना। क्रोनोलॉजी का मतलब टाइम, कौन से टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग क्या क्या चलते आ रहा है, वो सब वगैरह वगैरह। चलो आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे, जो जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन है इसके अंदर क्या है, जब डेटा को हम जोग्राफी या लोकेशन के हिसाब से अरेंज करते हैं। जैसे पॉपुलेशन दिखा रखे हैं, आंध्र प्रदेश में 84,000 है। ये डेटा जो है ये 2011 के सेंसस पे बेस्ड है, यानी 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से। आंध्र प्रदेश में कितने लोग हैं, 84,665। तमिलनाडु में 72,000, ये यहाँ पर राजस्थान में, कर्नाटका, गुजरात, इतने। तो जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है किसी पर्टिकुलर जोग्राफिक लोकेशन या फिर किसी रीजन को बिलोंग करने के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है टाइम, और ये जो टाइम के साथ होगा वो लगातार डिफर करता रहेगा, क्योंकि टाइम के साथ हर चीज़ चेंज होती है। तो आपका जो डेटा है वो भी लगातार टाइम के साथ चेंज होता है, इसलिए इसको हम टेम्पोरल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो आप इसे टेम्पोरल क्लासिफिकेशन कह सकते हो। जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन को आप स्पैटियल क्लासिफिकेशन भी कह सकते हो। ठीक है, ये एक एक नंबर में पूछे जाते हैं आपके पास। तो अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर बता रहे हैं क्रोनोलॉजी के ऊपर। क्रोनोलॉजी मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे कि 1951 में पॉपुलेशन 1744 थी, 1961 में पॉपुलेशन अलग होगी, 1971 में अलग हो गई। तो मतलब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग 10 ईयर का गैप चला है। 10 ईयर का मैं पीछे चला रहा था, क्योंकि हम सेंसस की बात करें तो एवरी 10 ईयर में होती है। आपको पता है कि हर 10 साल में जनगणना होती है, तो उस हिसाब से बच्चों ये चलते आ रहा है। अब बात करते हैं बच्चों क्वालिटेटिव
क्लासिफिकेशन की। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब डेटा को डिस्क्रिप्टिव या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर बांटा जाता है, जैसे कि सेक्स, लिटरेसी, रीजन, कास्ट, एजुकेशन एटसेट्रा। ठीक है, यानी वो सारी जो क्वालिटी हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं बच्चों, क्वालिटी होती हैं। इनको हम क्वांटिफाई मीन्स नंबर का यूज़ करते हुए डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इनको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप बोलोगे कि अच्छा कि मगर हम किसी धर्म के जो बंदे हैं उनको उनके नंबर के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे इतने लोग रहते हैं, इस कास्ट के इतने लोग रहते हैं, इस चीज़ के इतने लोग रहते हैं। अगर हम वो क्लासिफिकेशन करेंगे तो बच्चे वो तो क्वांटिटिव में आ जाएगा। बट जब हम बात करते हैं ना क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन की, तो इसके अंदर हमारे पास ये जो क्वालिटीज़ हैं ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे पॉपुलेशन को मैंने ब्रेक करा मेल और फीमेल, उसको मैंने और आगे तोड़ा तो मेल जो पढ़े लिखे हैं, फीमेल जो पढ़ी लिखी नहीं है। ठीक है, अब उसको और आगे तोड़ेंगे तो हिंदूज़ और नॉन हिंदूज़, हिंदूज़ और नॉन हिंदूज़, ऐसी फीमेल को तोड़ो, लिटरेट और इलिटरेट फीमेल, हिंदू, नॉन हिंदू, हिंदू। मतलब ये बेसिकली क्या है, ये आपकी जैसे लिटरेसी है, अगर मैं बोलूँगा लिटरेसी रेट क्या है तो वो हो जाएगा क्वांटिटिव। अगर मैं बोलूँगा ये लिटरेट है कि नहीं है तो वो हो जाएगी बच्चों उसकी क्वालिटी, कि इस आदमी की क्वालिटी है कि ये पढ़ा लिखा है। जैसे कि आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा ना एडजेक्टिव, द वर्ड विच डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, ये लिटरेट है कि नहीं है। रिलीजन क्या है, कि ये हिंदू है कि नहीं। ठीक है, ये भी एक क्वालिटी है कि आपकी क्वालिटी क्या है कि आप हिंदू धर्म के हो, आपकी क्वालिटी क्या है आप मुस्लिम धर्म के हो, आप इस्लाम धर्म के हो। तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली सिंपल भाषा में बोलें तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप डिस्क्रिप्टिव में जा रहे हो। डिस्क्रिप्टिव मतलब वो चीज़ें जो आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते या फिर आप उनको क्या कहते हैं, नंबर के अंदर क्लासीफाई नहीं कर सकते आप उन्हें। जैसे कि किसी आदमी का सेक्स, मेल फीमेल, लिटरेसी रेट अगर मैं बोल दूं तो वो क्वांटिफाई हो सकता है बच्चों, क्योंकि वो नंबर पूछा हुआ है। लिटरेसी कि पढ़े लिखे, रीजन कौन से एरिया को बिलोंग करते हैं, कास्ट किस जाति को बिलोंग करते हैं, एजुकेशन क्या एजुकेशन है। अब यहाँ पर दो प्रकार की क्लासिफिकेशन और इसके अंदर आती है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये पढ़ना, बट फिर भी एक बार देख लीजिए आप। सिंपल क्लासिफिकेशन मतलब जब दो क्लासों में डिवाइड हो जाता है। मैनीफोल्ड मतलब जब दो या दो से ज़्यादा सब एट्रीब्यूट्स में तोड़ा जाता है। सब एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पर मेल और फीमेल तोड़े थे, अब इसके अंदर और ज़्यादा वैरायटीज़ खुल गई, इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। तो ये एट्रीब्यूट यहाँ पे लिटरेसी का डाल दिया, उसके बाद हिंदू का डाल दिया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर और एक क्लासीफायर डाल देता हूँ कि भाई हिंदू जो 10th प्लस या 12th प्लस एजुकेशन वाले हैं, और नॉन हिंदू जो 10th प्लस या नॉन 12th प्लस वाले हैं। ऐसे करके इसके अंदर मैं भी एक एट्रीब्यूट और जोड़ दूंगा कि 10th प्लस वाले हैं या फिर ग्रेजुएशन वाले हैं। तो ये बेसिकली जो और छोटे हम अलग अलग क्लासिफिकेशन जोड़ते जा रहे हैं उसको हम मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं। सिंपल क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया आपने दो क्लासेस में तोड़ दी, बात खत्म। आप उससे ज़्यादा बढ़ाओगे तो वो मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में आता है। अब बच्चों आते हैं एक और चीज़ पे, जो हमारा फोर्थ टाइप क्लासिफिकेशन है वो है क्वांटिटिव क्लासिफिकेशन। मतलब क्वांटिटिव क्लासिफिकेशन का मतलब वो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको आप मेजर कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आप वाली क्लासिफिकेशन जिनको आप मेजर कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था पीछे कि हाइट हो गया किसी आदमी के, या वेट हो गया किसी आदमी के, या सैलरी हो गई, एक्सपेंडिचर हो गया, सेल्स हो गई, उनको आप मेजर कर सकते हो, नंबर में ले सकते हो आप। तो उसको हम कह रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, 10 से 12 साल के बच्चे एक स्कूल के अंदर कितने हैं, तो ये जो इनका नंबर निकल के आएगा उनको आप मेजर कर सकते हो। 12 से 14 साल के बच्चे कितने हैं, 14 से 16 साल के बच्चे कितने हैं, इस तरीके से इन्होंने कुछ बना दिया। अब यहाँ पर बच्चों दो चीज़ें आ रही हैं, एक आ रही है वेरिएबल और एक आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का तो नंबर होता है कि कोई चीज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, ठीक है, कितनी बार रिपीट में आ रही है या कितनी बार लगातार हो रही है, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंट। आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा वर्ड फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट से ही वर्ड बना है बच्चों फ्रीक्वेंसी, जो लगातार बदल रहा है। और वेरिएबल का मतलब होता है, वर्ड वेरी से बनता है, VARY। वेरी का मतलब होता है वो चीज़ जो कभी भी सेम नहीं रहती, जिसका काम होता है डिफ़र करना, चेंज होना, ठीक है। अगर वेरिएबल नहीं होगा तो आप किसी भी चीज़ को मेंशन या कंपेयर कर ही नहीं पाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बोलता हूँ कि आपको कंपैरिजन करना है किसके बीच में, मोबाइल फ़ोन्स में। अगर उसके अंदर कोई वेरिएबल ही नहीं होगा तो आप उनको डिफ़र या अलग अलग या क्लासीफाई कैसे करोगे। अगर मैं बोलता हूँ आपको टच स्क्रीन फ़ोन के अंदर क्लासिफिकेशन करना है, टच वाले, तो टच स्क्रीन फ़ोन के अंदर भी तो कितने सारे वेरिएबल्स आपको मिल जाएंगे।
जैसे कि भाई इसके अंदर कैमरा है, ये एंड्रॉयड पर चलता है। ऐसे टच वाले एप्पल के मोबाइल भी हैं जिनके अंदर iOS होता है, और नॉर्मल जो एंड्रॉयड होते हैं उनके अंदर एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होते हैं। उसके अलावा एक और आते हैं जो सिम्बियन फ़ोन्स होते हैं, उसके अलावा एक और आते हैं जो जावा फ़ोन्स होते हैं, उसके बाद फिर चाइना के अलग हैं फ़ोन, अपने चाइनीज़ फ़ोन। तो वेरिएबल्स होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को वेरी करती है। मतलब अ वेरिएबल ऑफ रेफर्स टू द क्वांटिटी और एट्रीब्यूट हुज वैल्यू वेरीज फ्रॉम वन इन्वेस्टिगेशन टू अनदर। मतलब आप किसी के साथ अगर से कंपेयर करोगे तो वेरिएबल दोनों के अलग अलग दिखाएगा। अगर सेम वेरिएबल है तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। अगर मैं बोलूँगा कि मेरे पास ये वाला नोकिया का मॉडल है, ठीक है, सपोज XYZ कोई मॉडल है, और दूसरा मॉडल भी सेम XYZ है, दोनों के फीचर सेम हैं, तो वो वेरी कैसे करेंगे एक दूसरे से? उनके बीच में तो हम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते ना। बट अगर मैं बोलूँगा मेरे पे नोकिया का ये वाला फ़ोन है और दूसरा फ़ोन सैमसंग का है, तो अब इनके बीच में कंपैरिजन कुछ हो सकता है। यहाँ अब इनके अंदर कुछ अलग चीज़ें आएंगी। तो वेरिएबल, अगर ईच वैल्यू विद इन अ रेंज इज कॉल्ड अ वेरिएट। अगर आपको एक रेंज दे रखी है, सपोज 20 से 30 के बीच के अंदर जो भी चीज़ आ रहे हैं, ठीक है, जितनी भी अलग अलग पैरामीटर्स हैं या जो भी डिफरेंसेस उनके अंदर आ रहे हैं, अगर वो एक डिफरेंस आ रहा है उनके अंदर कि भाई 20 से 30 के बीच में कुछ आइटम्स हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस है, एक ही चीज़ के ऊपर उनके ऊपर क्लासिफिकेशन चल रहा है, या उनके बीच में हमें एक दूसरे को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, तो वो कहलाता है वेरिएट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, वो सारी चीज़ें जिनका प्राइस क्या है, 50 रुपीज़ है, प्राइस 50 रुपीज़ है, उनको आप ढूंढ के लाओ। तो प्राइस 50 रुपीज़ क्या हो गया बच्चों, एक वेरिएबल हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारी कमोडिटीज़ इस पे आती हैं जो 50 रुपीज़ के अंदर आती हों। या अगर मैं बोलता हूँ कि वो सारे बच्चे जिनकी एज 10 साल है, वो सब एक लाइन में खड़े हो जाओ, तो ये क्या है, अगेन एक वेरिएबल आ गया, ठीक है। और डिफरेंट स्टूडेंट्स की एज डिफरेंट होगी। ऐसा तो होगा नहीं कि पूरे ब्रह्मांड या सृष्टि के अंदर 10 साल वाले ही बच्चे होते हैं, उसके अलावा बच्चे ही नहीं होंगे। ऐसा नहीं है, 10 साल के बच्चे भी होंगे, 10 से 1 साल ज़्यादा भी होंगे, 10 से कुछ महीने कम भी बच्चे होंगे। बट हमें उन्हीं चीज़ों के साथ कंपेयर करना है। जैसे 10 साल वाले हैं तो मैंने 10 साल वालों का एक अलग ग्रुप बना लिया। अब 10 साल वालों को मैं 11 साल वालों के साथ कंपेयर करूं, या 10 साल वालों को मैं 9 साल वालों के साथ कंपेयर करूं, या 10 साल वालों के अंदर ही और मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन कर दूं, मैं उनके अंदर और ढूंढ लूँ कि भाई वो वाले 10 साल वाले बच्चे अलग अलग हो जाओ जो हिंदू हैं, या वो बच्चे अलग अलग हो जाओ जो क्या कहते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग कर दूं मैं 10 साल वालों में। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों वेरिएबल की। अब वेरिएबल भी दो काइंड के होते हैं आपके, एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल और एक होता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। इसको हम आगे पढ़ते हैं। बच्चों डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब होता है वो वेरिएबल जो एग्जैक्ट वैल्यू पे और कोई फ्रैक्शनल वैल्यू पे बेस्ड नहीं होता। और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल वो होता है जिनको आप कॉन्टिन्यूस के साथ साथ आप उसको फ्रैक्शनल और सारी पॉसिबल वैल्यूज़ के तौर पे भी आप ले सकते हो। तो डिस्क्रीट का जो नाम होता है वो होता है डिसकंटिन्यूस वेरिएबल, और जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है उसको तो आप कॉन्टिन्यूस वेरिएबल भी कहते हो। तो अब इनके बीच में बच्चों छोटा सा डिफरेंस आ जाता है कई बार एग्जाम के अंदर कि भाई डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल के बीच में डिफरेंस करो। सबसे पहली बात तो क्या है कि डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब होता है आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू है। क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू। डिस्क्रीट के अंदर एग्जैक्ट वैल्यू। कॉन्टिन्यूस के अंदर जो वैल्यू है वो कैसी है बच्चों? ऑल पॉसिबल वैल्यू, जितनी पॉसिबिलिटी बनेगी सब, जो पॉसिबिलिटी बनती है सब इसके अंदर वैल्यूज़ हैं। इसके अंदर सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू है, इसमें जितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो होंगी। इसके अंदर जो वेरिएबल्स है वो इंक्रीज हो सकते हैं इन कंप्लीट नंबर्स। इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट होंगे। देखो एक चीज़ याद रखना, जब कॉन्टिन्यूस की बात होगी ना तो आपको फ्रैक्शंस इंक्लूड करने हैं। आप फ्रैक्शन डालोगे इसके अंदर फ्रैक्शन में भी आ सकता है डेटा, बट इसके अंदर हमेशा एग्जैक्ट डेटा आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बोलते हैं क्लास में कितने बच्चे हैं, एक क्लास में कितने बच्चे हैं, तो अगर बच्चे जो हैं वो किस में आएंगे? नंबर्स में ही तो आएंगे, होल नंबर में, 30 40। ऐसा तो नहीं बोला जा सकता ना कि भाई 30 होल 1/2 बच्चे हैं, या ऐसा तो नहीं लिखा जाता ना 30.67 बच्चे हैं। ये आ सकता है बच्चों कंटिन्यूस वेरिएबल में, बट अगर मैं डिस्क्रीट की बात करूं तो ये गलत है। यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, वो हो सकते हैं 31 स्टूडेंट्स या हो सकते हैं 30 स्टूडेंट्स, बस। अब जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल देख रखा है, नंबर ऑफ वर्कर्स
और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास आर डिस्क्रीट दे कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, मतलब जो नंबर्स हैं ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकते उनके। बट कंटिन्यूस के अंदर दे रखा है जैसे हाइट और वेट ऑफ इंडिविजुअल्स आर कंटिन्यूस वेरिएबल, क्योंकि वो लगातार चेंज होते रहते हैं। वेट आदमी और किसी भी इंसान के या जानवर वगैरह के वो लगातार चेंज हो सकते हैं, हाइट भी चेंज हो सकती है, बढ़ रही घट रही है। ये काफ़ी सारे लोगों का अगर हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं तो सबकी हाइट, एवरेज हाइट निकालनी है, तो हो सकता है वो फ्रैक्शंस में आ सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ये इसका ख़त्म होता है कॉन्सेप्ट। उसके बाद आते हैं बच्चों फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रेफर्स टू द नंबर और द टाइम द गिवन वैल्यू अपीयर्स इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार एक चीज़ कितनी बार रिपीट होती है उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 1 2 2 2 3 3 4 5 6, ये मैंने आपको नंबर्स कुछ लिख के दे रखे हैं। अगर मैं आपको पूछूंगा बच्चों यहाँ पे 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो आप मुझे बताओगे 2 की फ्रीक्वेंसी 1 2 3, 3 है फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है बच्चों? 3 बार रिपीट हो रहा है इस गिवन डेटा में, यानी इस गिवन डिस्ट्रीब्यूशन में। डिस्ट्रीब्यूशन ये जो मैंने नंबर का कर रखा है, इसमें एक नंबर जो 2 है वो लगातार कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार हो रहा है। तो 2 की फ्रीक्वेंसी 3 है। अगर मैं बोलूँगा 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आप बताओगे 3 की फ्रीक्वेंसी 2 आ गई। 4 की फ्रीक्वेंसी 1 है, और 1 की फ्रीक्वेंसी तो 1 ही है। 5 की फ्रीक्वेंसी 2 है, और 6 की फ्रीक्वेंसी 1 है। तो अब ये कह रहा है जैसे 9 स्टूडेंट्स हैं जिनको 70 मार्क्स मिले हैं, मतलब 9 क्या है? फ्रीक्वेंसी है। 70 मार्क्स लाने वालों की फ्रीक्वेंसी 9 है, मतलब 70 मार्क्स 9 बच्चों के आए हैं। 85 मार्क्स 6 बच्चों के आए हैं। 92 मार्क्स 5 बच्चों के आए हैं। तो 965 क्या है? फ्रीक्वेंसी है। यानी यही नंबर 6 बार रिपीट हो रहे हैं, 9 बार रिपीट हुए हैं। यही नंबर 85 नंबर 6 बार रिपीट हुए हैं 6 बच्चों में। यही नंबर 92 5 बच्चों में लगातार फिर रिपीट हुए हैं। इनको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी वो वैल्यू जो लगातार रीअपियर करती है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अब आगे चलते हैं बच्चों स्टैटिकल सीरीज़ पे। अब जो स्टैटिकल सीरीज़ है ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी टॉपिक के हिसाब से, तो हम इसको स्किप करते हैं, आगे देख। अब यहाँ से बच्चों हम अगले टॉपिक पे आते हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल सीरीज़, और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो पढ़ेंगे। तो ये स्टैटिकल सीरीज़ ही हैं जो अभी हमने पीछे देख ली थी स्टैटिकल सीरीज़ क्या होती है। अब स्टैटिकल सीरीज़ के अंदर बच्चों 3 सीरीज़ आती हैं, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, कॉन्टिन्यूस सीरीज़। तो इसके अंदर बच्चों हम कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के अंदर हम पढ़ेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, मिड वैल्यू पढ़ेंगे, एक्सक्लूसिव इन एक्सक्लूसिव के साथ थोड़ा बहुत जो है ओपन एंड और डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे। ओपन एंड मतलब वो वाले जिसमें लिखा होता है बिलो या अबव, ठीक है। मिड वैल्यू यानी जिसमें आपको एक्स आई निकालना पड़ता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करने के बाद। ये इक्वल और अनइक्वल अभी आपको मैं एक छोटा सा केस में समझा दूंगा कहाँ पे आप कैसे बनाते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर हम ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सीरीज़ पढ़ेंगे। फिलहाल हमारे पास जो नहीं पढ़ने के लिए वो है डिस्क्रीट सीरीज़, वो नहीं पढ़ना हमें। तो इंडिविजुअल सीरीज़ को समझते हैं बच्चों। इंडिविजुअल सीरीज़ का मतलब वो होता है कि आपको जो आइटम दे रखे हैं वो एक सिंगल लिस्ट बना के दे रखे हैं, ठीक है। दैट इज़ मतलब वो हर चीज़ से अरेंज करके आपको एक लिस्ट के अंदर बना के दे रखे हैं। आपको वहाँ पे क्लासेस नहीं दे रखे हैं, आपको सिंपल तरीके से बना के दे रखे हैं लिस्ट में। अब आगे चल के इंडिविजुअल सीरीज़ जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, वो है अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज़ एंड ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज़। तो बच्चों देखो, अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होता है? अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज़ इज़ एन अनअरेंज्ड मास ऑफ डेटा, रॉ डेटा। रॉ डेटा मीन्स ओरिजिनल फॉर्म, ठीक है। तो मतलब एक वो चीज़ हो गया कि आपको अनऑर्गेनाइज तरीके से आपको डेटा दे रखा है, अब आपको उसको अरेंज करना है अच्छी तरीके से, उसको हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सीरीज़। तो जैसे कि अभी हम देखते हैं ये हमारे पास डेटा दे रखा है 35 40 38 17 45 36 वगैरह वगैरह वगैरह। क्या है हमें कुछ नहीं पता अभी, ठीक है। तो ये दे रखा है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 10 स्टूडेंट, 10 बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं। बट जब हमने इसी डेटा को पूरा इस तरीके से लिखा कि एक बच्चे के 35 हैं, 2 बच्चों के मतलब जो सेकंड नंबर पे जो बच्चा है उसके 40 मार्क्स हैं, थर्ड नंबर पे जो बच्चा है उसके 38 मार्क्स हैं, फोर्थ नंबर पे बच्चा उसके 17 मार्क्स है। तो अब क्या है, ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो गया। तो अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है बच्चों? डेटा आपके पास रॉ फॉर्म में है, आपने उसे बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ है, मतलब ठीक है। रॉ फॉर्म यानी ओरिजिनल फॉर्म भी कह सकते हैं इसे, कि भाई ओरिजिनल फॉर्म में आपके पास डेटा है, आपने उसे ऑर्गेनाइज नहीं किया। बट जब आप उस डेटा को
या तो सीरियल नंबर के हिसाब से सेट कर लो, जैसे सीरियल नंबर में सेट हो गए, या फिर उनके मैग्नीट्यूड के आधार पे या तो छोटे से बड़े में लगाओ या बड़े से छोटे में लगाओ। आप उसे अरेंज कर ले तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड सीरीज। ठीक है। अनऑर्गेनाइज का मतलब डेटा आपके पास इस तरीके से रॉ फॉर्म में दे रखा हो, सारे नंबर्स ऐसे बिखरे हुए हैं, कुछ पता नहीं क्या है। बट जब उन नंबर को आप सीरीज में लगा लेते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 तक कर लिया कि भाई 10 बच्चों के मार्क्स हैं, उनको हमने सेट कर लिया इस हिसाब से, तो ये हो गया ऑर्गेनाइज्ड। या फिर आप उनको छोटे से बड़े क्रम में लगा सकते हो, या तो इस नंबर को अगर मैं छोटे से बड़े में लगाऊं, सबसे पहले आ जाएगा 22, देन फिर आ जाएगा मेरे पे 25, देन आ जाएगा 29, देन आ जाएगा मेरे पे एंड सो ऑन, ऐसे नंबर बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले 17 आएगा, मैं 17 को स्किप कर गया। 17 आ जाएगा नंबर 1 पे, फिर नंबर 2 पे 22 आ जाएगा, फिर नंबर 3 पे आपका 29 आ जाएगा, फिर नंबर 4 पे आपका 35 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो सीरीज़ है ये चलती रहेगी। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे होंगे जो कुछ आइटम्स हैं उनको इन्होंने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया है। यहाँ पर लगा रखा है असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा 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 एंड अप टू सबसे बड़े नंबर तक। यहाँ लगा है डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़ा ऊपर, फिर उसके बाद घटते 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 सबसे छोटा नीचे। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा डिस्क्रीट सीरीज भी बोलती है। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, इज दैट सीरीज वेयर इंडिविजुअल वैल्यू डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय डेफिनेट अमाउंट। मतलब एक दूसरे से बहुत दूर दूर के गैप में होते हैं ये, और इनके बीच में कोई जो कॉमननेस है वो बन ही नहीं पाती है। जैसे कि आपको एक डिस्क्रीट सीरीज का एग्जांपल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर क्या दे रखे हैं बच्चों, इन्होंने 28 स्टूडेंट्स के क्लास 11th के मार्क्स और उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। तो इसको हमने सेट करने के लिए, या इसको हमने क्या कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या किया, पहले बच्चों हमने कॉलम बनाया। उसके बाद हमने देखे वो मार्क्स जो लगातार रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे लगातार कुछ नंबर हैं जो बार 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 रिपीट हो रहे हैं। जैसे नंबर अगर मैं देखूँ तो कौन सा है, एक तो मेरे को 10 मिल गया, एक मेरे को यहाँ से 15 मिल गया, एक 20 मिल गया और एक 25। 1 2 3 4, ये 4 ही नंबर ऐसे हैं जो लगातार 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 क्या कर रहे हैं बच्चों, रिपीट कर रहे हैं। कभी 10 यहाँ पर है, कभी 10 यहाँ पर है, कभी 10 यहाँ पर है, कभी 10 यहाँ पर है। तो इनको हमें डिस्क्रीट फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो रिपीटेड मार्क्स है उनको एक कॉलम में बनाया। उसके बाद हमने इनकी फ्रीक्वेंसी मेंशन कर दी कि भाई 10 कितनी बार आ रहा है। यहाँ से मैंने गिना 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स, तो 7 मैंने यहाँ पर बनाया। 15 कितने टाइम्स आ रहा है, उतने टाइम्स मैंने यहाँ पे लगाया। 20 कितने टाइम्स आ रहा है फ्रीक्वेंसी में, यहाँ पर मैंने लिखा। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि फ्रीक्वेंसी मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स कोई चीज़ रिपीट हो रही हो। तो यहाँ पर रिपीट क्या हो रहा है, ये 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 7 टाइम्स। 15 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 9 टाइम्स, एज इट इज़। उसके बाद फिर हमने इसको और अच्छा दिखाने के लिए या फिर इन चीज़ों के अंदर एक रिलेशन बनाने के लिए हमने टेली मार्क्स का यूज़ करते हैं। तो टेली मार्क्स बच्चों लगते कैसे हैं, 1 2 3 4 और 5। 5 का टेली मार्क्स ये होता है, बाकी सब 1 के लिए 1 के लिए 1 टेली मार्क हो गया, 2 के लिए 2 डंडे हो गए, 3 के लिए 3 डंडे हो गए, 4 के लिए बनाने के लिए 4 डंडे हो गए आपके पास। बस 5 के लिए आपको ये करना पड़ता है, 4 और 1 5। 6 के लिए पूछा जाए तो इसके आगे एक डंडा और खींच लो, 5 बना के एक डंडा और, तो उसी के अकॉर्डिंग ये मार्क्स यहाँ पे चढ़ाए गए हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। ये भी अगेन एक क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, फिर डेटा दे रखा है, इनको आपको डिस्क्रीट सीरीज में बनाना है। तो जब भी डिस्क्रीट सीरीज बनानी है तो आप याद रखना, आपको पहले सबसे पहले जो डेटा दे रखा है उसको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या दे रखा है, शूज़ के 30 पेयर दे रखे हैं, तो आपने शूज़ लिख लिया। फिर यहाँ पर आप चेक करो कि डेटा लगातार रिपीट हो रहा है, ऑफकोर्स रिपीट हो रहा है। 9 जो है वो कई कई बार रिपीट हो रहा है। फिर आपने देखा 5 भी है, रिपीट हो रहा है, 8 भी रिपीट हो रहा है, 7 भी रिपीट हो रहा है, 10 भी रिपीट हो रहा है। उनको इस ऑर्डर में लिख लिया। उसके आधार पे फिर आप फ्रीक्वेंसी बनाओ कि 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार। 6 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार। 7 कितनी बार, 7 बार। 8 कितनी बार, 9 बार। 9 कितनी बार, 4 बार। एंड 10 कितनी बार, 3 बार। उसके आधार पे फिर आप यहाँ पे टेली मार्क्स बनाओ। ठीक है, और फिर फ्रीक्वेंसी का टोटल करके बना लो। तो इसको हम कहते हैं बच्चों डिस्क्रीट सीरीज़ का। आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो वो इस तरीके से बनता है। आपने सारे डेटा को पहले अरेंज कर लिया, उसके बाद सारे डेटा को छोटे से बड़े क्रम में लगाया, ये स्मॉल, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उनकी फ्रीक्वेंसी नोट कर दी, भाई कितनी कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, और टेली मार्क्स लगा दिए। अब बात करते हैं बच्चों कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ की या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की।
तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर 4-5 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होती है बच्चों क्लास, एक होती है नंबर ऑफ क्लास, एक होती है आपकी क्लास लिमिट्स, फिर होता है क्लास इंटरवल, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल एंड मिड पॉइंट, रेंज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज़ें बच्चों आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर। तो आइए इसको समझते हैं। जब हम कंटिन्यूस सीरीज़ की बात करते हैं तो लगातार यहाँ पर जो है कंटिन्यूस वेरिएबल आते हैं जो शो करते रहते हैं वैल्यूज़ और रेंज और सीरीज़ की अलग अलग चीज़ों की। तो अगर हम क्लास की बात करते हैं तो क्लास क्या होता है, एक ग्रुप होता है। मतलब आपने जैसे यहाँ पर क्या करना है, अगर मैं आपसे बोलूँ इनका आप ग्रुप बनाओ तो ग्रुप आप कैसे बना सकते हो बच्चों, 5 और 6 का। आप लिख दोगे 5 से बड़ा और 6 से छोटे के बीच में कितनी चीज़ें आती हैं, आप इनको ऐड करो तो आप लिख दोगे 7, कि भाई 5 से बड़ा और 6 से छोटे के बीच में 7 चीज़ें आ गई। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको ग्रुप बना के दिया होता है कि जैसे यहाँ पर ये एक नंबर दे रखा है मुझे 0 से 10, और ये हमेशा बच्चों सीरीज़ में चलता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो जो 0 और 10 जो है, 0 होता है बच्चों यहाँ पे लोअर लिमिट LL, और 10 होता है बच्चों आपका अपर लिमिट UP। ठीक है, लोअर लिमिट LP और ये हो गया अपर लिमिट। तो यहाँ पर अगले वाले के अंदर क्या होगा, अगली वाली क्लास में ये हो जाएगा बच्चों आपका लोअर लिमिट और ये हो जाएगा अपर लिमिट, ये हो जाएगा अगेन लोअर लिमिट, ये हो जाएगा अगेन अपर लिमिट। ठीक है, और इनका डिफरेंस आप निकालोगे जैसे 10 माइनस 0 10, तो इनका जो बीच का गैप है वो भी इक्वल रहेगा। तो इसलिए क्लास जो होती हैं बच्चों लगातार कॉन्टीन्यूस होती हैं। क्लास का मतलब हो गया ग्रुप, कि भाई 10 से 20 का ग्रुप है, अब इसके अंदर कितने आ रहे हैं वो अलग चीज़ हो जाती है। ठीक, अब जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्लास लिमिट्स के बारे में। ठीक है, जैसे एक लोएस्ट लिमिट होगी, एक हाईएस्ट लिमिट होगी, उसको हम कहते हैं बच्चों क्लास की लिमिट। जैसे यहाँ पर 10 और 20 थे, अगर ये ग्रुप बना रखा है 10 से 20, तो 10 यहाँ पर वही जो मैंने आपको बताया लोअर लिमिट है, और 20 जो है आपकी अपर लिमिट है। ठीक, मतलब 10 से बड़ा और 20 से छोटा कोई नंबर कितनी बार आ रहा है। एक चीज़ और आती है जिसे हम कहते हैं क्लास डिफरेंस। क्लास डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू को घटाओ। जैसे यहाँ पर इसको इसने रिप्रेजेंट करके दे रखा है कि तुम्हारा I2 माइनस I1, कि आपकी जो पहली वाली वैल्यू है उसको दूसरी वाली वैल्यू से घटाओ। अगर मैं लिखता हूँ 10 से 20 के अंदर क्लास इंटरवल कितने का है, तो क्लास इंटरवल मेरा निकलेगा कैसे, मुझे 20 को माइनस करना पड़ेगा 10 से, तो मेरे पास निकल के आ जाएगा 10। अब इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं मैग्नीट्यूड कहते हैं, कहीं साइज़ कहते हैं, कहीं लेंथ ऑफ क्लास कहते हैं, इन नामों से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं बच्चों विड्थ ऑफ क्लास, कि भाई क्लास की विड्थ निकालनी, इस क्लास की विड्थ का दूसरा नाम भी होता है, चलो अभी फ़िलहाल इसको इसी नाम पे चलते हैं। विड्थ निकालने, तो विड्थ कैसे निकाली जाती है बच्चों, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन जो आती है उसको स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन से बाकी नंबर ऑफ डिजायर्ड की कितने बच्चे आ रहे हैं उस क्लास में उससे आप डिवाइड कर दो, तो आपको क्लास की विड्थ मिल जाती है। अब उसके बाद बात करते हैं बच्चों एक और चीज़, रेंज। रेंज का मतलब ही क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। जो सबसे हाईएस्ट आइटम आ रहा होगा उसको सबसे लोएस्ट से माइनस करना। जैसे अगर हम यहाँ से बात करें 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इनकी सीरीज चलते जा रही है, और मैं आपको बोलूँ रेंज निकालने, तो आप सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 40, इसमें से किसको घटाओगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 10 को, तो आपके पास रेंज आ जाएगी बच्चों 30। बट अगर मैं यही आपको बोलूँ कि आपको अगर मिड वैल्यू निकालनी है, मिड वैल्यू या फिर हम इसे कहते हैं मैथ्स के अंदर एक्स आई निकालनी है, तो एक्स आई कैसे निकाला जाती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जैसे यही लेते हैं 10 और 20 की लोअर लिमिट, 10 लोअर लिमिट है, 20 अपर लिमिट है, इनको ऐड करो 30, 30 को 2 से डिवाइड करो, आपके पास आंसर आ जाएगा 15। तो ये कहलाती है मिड वैल्यू या फिर एक्स आई। फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम, जो मैंने आपको बताया था पर्टिकुलर क्लास के अंदर, मतलब 10 से 20 के बीच में कितनी चीज़ें आ रही हैं, कितनी चीज़ फॉल कर रही हैं, 20 से 30 के बीच में कितनी चीज़ और अंदर आ रही हैं, 30 से 40 के बीच में कितनी चीज़ आ रही हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बात करें तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि आप जो फ्रीक्वेंसी बनी है आप उसको किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, या आप उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप या तो टेलीमार्क्स का यूज़ करते हो, या आप अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स है, जैसे अब ओजीव है, ओजीव भी आप आगे जाके पढ़ोगे, उसका आप यूज़ करते हो बनाने के लिए।
ठीक, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये तो एक वही क्वेश्चन हो गया जो हमने पीछे देखा था अभी, जिसके अंदर हमारे पास ये मार्क्स या क्लासेस बना के दे रखे 10 से 20, 20 से 30, 40। अब इनके बीच में क्या क्या डेटा आ रहा है वो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है बच्चों। एक्चुअली क्वेश्चन जो है वो ये वाला क्वेश्चन है, जिसके अंदर दे रखा है कि आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है और ये डेटा आपको बना के दे रखा है इसने। उसके अलावा इसने 10 से 20, 20 से 30 बना के दे रखा है। तो इसने आपको स्टार्टिंग में ही क्लासेस बना के दे रखी हैं। तो आप सबसे पहले काम करो, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, अप टू कहाँ तक ले जाओ? जो सबसे हाईएस्ट नंबर है यहाँ पे, सबसे हाईएस्ट नंबर मुझे फिलहाल 78 दिख रहा है। 78 कहीं है और नहीं, हाईएस्ट 78 से बड़ा नहीं है। तो हमारा जो लास्ट नंबर होगा वो कितना हो जाएगा? 70 से 80 के बीच में। इनके बीच में एक और क्लास आएगी 40 से 50, 50 से 60 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब इनके आगे फ्रीक्वेंसी कैसे चढ़ानी है आपने? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फ्रीक्वेंसी सबसे पहले बनाना ज़रूरी है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे चढ़ाओगे? आप सबसे पहले देखो, जो मैंने लिखे हैं लिमिट 10 से 20, मतलब 10 से होना चाहिए बच्चों वो ग्रेटर, और 20 से होना चाहिए बच्चों वो स्मॉलर। जो नंबर होगा वो 10 से होना चाहिए बड़ा और 20 से होना चाहिए छोटा। ठीक है, तो अब हम उस हिसाब से यहाँ पे नंबर को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो 10 और 20 के बीच में एक नंबर मुझे ये दिखा, ओ सॉरी ये नहीं, एक नंबर मुझे 18 दिखा, एक नंबर मुझे 16 दिखा, एक नंबर मुझे 12 लिखा। ऐसी जब मैंने इनको कैलकुलेट किया तो टोटल कितने मिले मुझे? 4 डिजिट्स मिल गए। ठीक है, जो इसमें लोएस्ट लिमिट होती है उसको भी हम इनके अंदर कई बार इंक्लूड करते हैं। कई बार इंक्लूड क्या करते हैं, बट बेसिकली अगर हम 10th के अंदर पढ़े ना तो उसके अंदर हम इनको इंक्लूड नहीं करते, बट +1 के अंदर जो इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम इन क्वेश्चंस को बनाते हैं तो हम इनको भी इंक्लूड करते हैं। लोएस्ट लिमिट को भी इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, इसको इंक्लूड किया जाता है लोएस्ट लिमिट को। ठीक है, लोअर लिमिट आप इंक्लूड करते हो और जो अपर लिमिट होता है उससे कम रहता है। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, लोअर लिमिट इंक्लूड होती है एंड अपर लिमिट से आप कम रखते हो, अपर लिमिट से कम, लोअर लिमिट इंक्लूड करके। तो जैसे 10 और 20 के बीच में अगर बात करूं तो कितनी चीज़ें आ रही हैं? 4 आ रही हैं। एक तो 10 खुद, 12, 16, 18। तो इनका अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी बनेगी 4, और टेलीमार्क बनाने के लिए आए तो 1, 2, 3, 4, 4 डंडे लग जाएंगे। अब अगर 0 और 10 के बीच में बात करूं तो कितनी चीज़ें दिख रही हैं मुझे? एक ही दिख रहा है, 8, और तो कोई है नहीं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी और टेलीमार्क भी इसका 1 हो जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग्स पे हमने ये वाला जो क्वेश्चन है इसको बुक के अंदर बना रखा है। 10 से 20 के बीच में 4 वैल्यूज़, 20 से 30 के बीच में 5 वैल्यूज़, 30 से 40 के बीच में 6, एंड अप टू सो ऑन। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है, जिसके अंदर हमारे पास ये दे रखा है, डेटा दे रखा है वगैरह वगैरह। अरेंज द इनकम इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग अ सूटेबल नंबर ऑफ क्लासेस। अब जो हमें डेटा दे रखा है इसको हमें सूटेबल नंबर ऑफ क्लासेस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब सूटेबल नंबर ऑफ क्लासेस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। बट यहाँ पर अगर हमें देखें तो जब हम सूटेबल नंबर ऑफ क्लासेस हमको बोल दिया गया ना, तो हमको एक पैटर्न में चलना है बच्चों। पैटर्न क्या होता है? जैसे कि आप एक पैटर्न बना सकते हो। यहाँ पर सबसे छोटा नंबर देखो कौन सा है? 10। और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? यहाँ पे 38 है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखा मैंने 10, और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 38 है। यानी अगर मैं पेयर बनाता हूँ तो 10 से 15 का एक बन जाएगा, 15 से 20 का एक स्केल बन जाएगा, 20 से 25 का बन जाएगा, 25 से 30 का बन जाएगा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, अब तक जब टू 40 पे नहीं पहुँचते हम। तो उसी के अकॉर्डिंग्स में यहाँ पर इन्होंने बच्चों एक छोटा सा टेबल बनाया है। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, फिर उसको वैसे इंक्लूड किया है। जैसे 10 से 15 के बीच में कितने आइटम्स आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। तो हम चेक करते हैं, 10 को इंक्लूड करना है, 15 से छोटा होना चाहिए, तो 15 नहीं आएगा। दूसरा ये आ गया, ठीक है, 2 आइटम्स हो गए। तीसरा भी 10 आ गया, चौथा आ गया, ये आ गया हमारे पे नंबर, 5वां आ गया, और एक नंबर और बच रहा है, छठा छठा छठा, ये 14th आ गया। तो ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 ये हमारे यहाँ पर आ गए हैं। इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। ऐसे ही 15 से 20 के बीच में कितने आ रहे हैं वो हमने यहाँ पर बना दिया है बच्चों। अब आगे चलते हैं।
जब हमारे पास डेटा कुछ इस टाइप का है और हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है और मिड वैल्यू निकालनी हो हमें, तो मिड वैल्यू निकाली कैसे जाती है बच्चों? लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आप ऐड करो और 2 से डिवाइड करो 70, फिर अगले वाले की लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करो तो ये बन जाएगा 180, 180 डिवाइडेड बाय 2 तो आपको मिलेगा 90। अब आपने दो नंबरों की निकाल ली है बीच की डिस्टेंस, वो कितनी आ गई 20 की। तो आपको बाकी पूरा ऐसे ऐड करके निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी में 20 ऐड करो तो 110 मिल जाएगा, तो 110 में 20 ऐड करो तो 130 मिल जाएगा, 130 में 20 ऐड करो तो 150 मिल जाएगा, एंड 150 में अगेन 20 ऐड करो तो 170 मिल जाएगा। इस तरीके से आप इनको लगातार बना सकते हो, आपको एक बार करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप बना लो एक क्लास और दूसरी क्लास का, उसके बाद आप लगातार ऐड करते चलो। आपको जब गैप मिल जाएगा ना इनके बीच में कितने का है, कितने का गैप है, उसको हिसाब से आप आगे बना सकते हो। फिर यहाँ पर इनकी फ्रिक्वेंसीज जो हैं वो क्वेश्चन के अंदर दे रखी हैं, उसके हिसाब से आप मेंशन कर दो। ये हमने कैसे बनाई है बच्चों? यहाँ पर हमारे पास डेटा दे रखा था, ये मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये वाला कि भाई फॉलोइंग इज द डेटा ऑफ द वीकली पॉकेट मनी और टीनेजर्स। हमें इसका बनाना क्या था क्वेश्चन के अंदर, देखते हैं। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द गिवन डेटा ईच विद अ क्लास इंटरवल ऑफ 20। अब देखो बच्चों, इसने अपने आप ही कह रखा है क्वेश्चन के अंदर कि आपको इनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो बनाना ही है, साथ में मिड वैल्यूज़ को भी कैलकुलेट करना है और गैप रखना है 20 का, ठीक है, 20 का गैप रखना है। तो उस हिसाब से हमने कैसे बनाया इस डेटा को, सबसे पहले चेक करते हैं बच्चों, सबसे छोटा नंबर चेक करते हैं। सबसे छोटा नंबर मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है वो मिल रहा है 62 मिल रहा है, ठीक है, 62 मिल रहा है। अब 62 में अगर रफली मोटे मोटे तौर पे मैं यहाँ पे करता हूँ, 62 में अगर मैं 20 ऐड करता हूँ, क्योंकि गैप कितने का रखना है मुझे, यहाँ दे रखा है ना 20 का रखना है गैप, टेकिंग अ विड्थ ऑफ ईच क्लास 20, तो ये मिल जाएगा 82। तो मैं इसे लगभग बना सकता हूँ 60 से 80 का, अगला बन जाएगा 80 से 100 का, देन बन जाएगा 100 से 120 का। इसी के अकॉर्डिंग्स में गैप बन गया। अब यहाँ से देखते हैं 60 को भी इंक्लूड करके, 60 को भी, या 60 से बड़ा भी और 80 से छोटा, वो कितने आ पाते हैं यहाँ पे। तो जब हमने ऐसे यहाँ पर चेक किया कि भाई 60 से तो होना चाहिए बच्चों बड़ा, या 60 भी इंक्लूड हो सकता है, बट 60 तो यहाँ पर है ही नहीं क्योंकि 60 से बड़ा ही है, और 80 से होना चाहिए बच्चों छोटा। तो एक नंबर मुझे ये मिला, ठीक है, एक नंबर ये मिला, एक नंबर ये मिला मुझे 80 से छोटा, एक नंबर ये मिला मुझे 80 से छोटा, और 72, 74, 76, 71 हो गया, 64 हो गया, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर मिल गए मुझे 60 और 80 के बीच में। तो उसी के अकॉर्डिंग में बच्चों ने 60 से 80 के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई, मिड वैल्यूज़ निकालनी थी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करा हमने, तो 70 मिल गई। उसके बाद लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 किया, 90 मिल गई। इनके बीच में गैप कितने का चल रहा है, 20 का। ऐसे करते करते 90 में 20 ऐड करा 110, 110 में 20 ऐड करा तो 130, 130 में इतना ऐड किया 150, फिर 140 और 160 के बीच में जितने आइटम्स आ रहे हैं उनको हमने यहाँ पर उनका नंबर लिखा, ये लिख दिया और उनका फिर टोटल बना लिया। तो ये वाला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों आगे देखते हैं, बाकी जितने क्वेश्चन हैं इस बुक के अंदर ऑलमोस्ट इसी टाइप की सीरीज़ के ऊपर बने हुए हैं, तो आप कुछ इसके अंदर अलग क्वेश्चन ट्राई करते हैं बच्चों। हाँ, उसके बाद मैं आपको एक बता देता हूँ, ये है ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़। ओपन एंड वालों की खासियत क्या होती है बच्चों, कि इसके अंदर आपको या तो बिलो लिखा होगा, बिलो इतना, या फिर अबव दे रखा होगा, अबव इतना। तो वाली सीरीज़ जिसके अंदर या तो लोअर लिमिट की जो पहली क्लास या अपर लिमिट की जो लास्ट क्लास हो वो नॉट गिवन हो, जैसे यहाँ पर लोअर लिमिट नहीं दे रखी थी कि बिलो 20, ये नहीं दे रखा था 10 से 20 के बीच में, या यहाँ पे अबव 50, यहाँ ऐसे नहीं दे रखा था 50 से 60 के बीच में, जहाँ पर एक क्लास यानी मिसिंग हो रखी हो, जैसे यहाँ पर एक क्लास मिसिंग है, यहाँ पर भी एक क्लास मिसिंग है, जैसे यहाँ 20 से 30 है, यहाँ पे 10 से 20 होना चाहिए था बट यहाँ पर एक मिसिंग है, यहाँ पे बिलो कर दिया, यहाँ पे अबव कर दिया। तो ऐसे वाले को कहते हैं हम ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों इसका, यहाँ पर ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि लेस देन 10, ठीक है, और नीचे दे रखा है अबव 40 के अबव, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ से डेटा की बनाई, ये एग्जाम्पल बना के दे रखा है, और उसके बाद हमने इसका टोटल वगैरह लिखा। अब इसने क्या कह रहा है, फॉर्म द फॉलोइंग डेटा, कैलकुलेट द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास, ठीक है। लास्ट क्लास की हमें अपर लिमिट निकालनी है और
जो स्टार्टिंग की है जो क्लास है उसकी हमें लोअर लिमिट निकालनी है कि लोअर लिमिट कितनी होगी। तो देखो बच्चों ऐसे करने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम इनके बीच का बच्चों गैप चेक करते हैं। इनके बीच का गैप चेक करो, देखो गैप कितने का है, 10 का बन रहा है भाई। इसके बीच में कितने का है, 10 का बन रहा है भाई। इसके बीच में कितने का है, 10 का बन रहा है। तो यहाँ पर कितने का गैप होना चाहिए, जो ये 10 का गैप चले भाई। सिंपल सी बात है, यहाँ से मुझे दिखा 10-10 का गैप है, दैट मीन्स यहाँ पर 0 होगा, 0 से 10, 10 से 20। अब यहाँ पर अबव 40 दे रखा है, तो जो सीरीज चल रही है 40 के हिसाब से 10 का और ऐड कर लो इसमें, तो 50, 40 से 50, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। हो गया क्वेश्चन ये वाला कंप्लीट आपका ओपन एंड सीरीज का। अब यहाँ से बच्चों एक चीज़ और आता है, वो आता है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ही क्या होता है कि आपकी एक फ्रीक्वेंसी है वो आगे वाली फ्रीक्वेंसीज या आगे वाले इंटरवल्स में ऐड अप होते जाती है। जैसे मेरे को यहाँ पर एक क्वेश्चन बना के दे रखा था कि ये क्लास दे रखी है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो मैं छोटा सा यहाँ पर एक टेबल बनाता हूँ। अब फ्रीक्वेंसीज बच्चों आगे चल के जब आप पढ़ोगे ना, इसके बाद हमारे पास दो टाइप की आती हैं फ्रीक्वेंसी, एक लेस देन टाइप है और एक मोर देन टाइप है। लेस देन एंड मोर देन, और इन्हीं के बेस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं और जो न्यूमेरिकल जो आगे सॉल्व होते रहते हैं। तो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मुझे सबसे पहले अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है लेस देन के लिए, तो मैं लेस देन के लिए फ्रीक्वेंसी कौन सी लूँगा, लेस देन के लिए फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, सॉरी मार्क्स कह रहा हूँ, मार्क्स कौन से लूँगा मैं मार्क्स वो लूँगा जिनसे कम, मतलब इससे कम, लेस देन 20 है बड़ा, इससे कम 30। तो लेस देन के लिए जब भी आप बात करेंगे ना एक्स की, या फिर आप बात करो मार्क्स की, तो वो क्या लोगे, जो आपकी अपर लिमिट हो। लेस देन के लिए ऑलवेज अपर लिमिट चलेगी, अपर लिमिट। तो यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 20, अगला आ जाएगा 30, अगला आ जाएगा 40, फिर आ जाएगा 50, देन आ जाएगा 60, जैसे कि यहाँ पे इसने लिखा है। इससे लेस देन, इससे लेस देन, इससे लेस देन, इससे लेस देन, इससे लेस देन। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका क्या है, पहली वाली फ्रीक्वेंसी लो आप, उसको दूसरी वाली में जोड़ो। तो जैसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में आपने देखा यहाँ पर कितना था, 2, 5, 10, 12, 17 और 4। तो मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मुझे मिला 7। अब 7 और 5 को ऐड करूँगा, उसे 10 से प्लस कर दूंगा मैं। फिर जो इनको सॉल्व करके आएगा उसको फिर मैं आगे 12 से कर दूंगा। तो इसी के बेस पे इसने बनाया, देखो 2 और 5 को इसने ऐड किया तो बन गया 7। फिर 7 को, जो यहाँ पर 7 है था, 7 को 10 से ऐड किया, बना 17। इसी सीरीज़ में चलते जा रहे हैं। फिर 17 को इसने 12 से ऐड किया, मिला 29। फिर 29 को अगेन इसने 17 से ऐड किया तो मिला 46। फिर पूरे 46 को इसने 4 से ऐड किया तो मिला 50। मतलब क्या कर रहे हैं, पहले को छोड़ो दूसरे वाले में जोड़ो, जो आता है उसको तीसरे वाले में जोड़ो, जो आता है उसको चौथे वाले में, ऐसे करते 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 इसको बनाया जाता है CF को। ठीक है, और ये चलता रहता है लेस देन लेस देन लेस देन। अब मोर देन में बच्चों इसका उल्टा होता है। मोर देन में होता है, आप हमेशा लोगे, अगर मोर देन की बात करते हैं तो मोर देन के लिए आप लोगे लोअर लिमिट। अगर जैसे मैं यहाँ से आपको पूछता हूँ ना मोर देन के लिए क्या चाहिए, तो आप लोगे भाई सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी 0, 0 से लिखोगे, फिर लिखोगे आप मोर देन आप लोगे 10 मोर देन, फिर आप लिखोगे 20 मोर देन। मतलब ये क्या है, लोअर लिमिट्स हैं। अब मैं लोअर लिमिट ले रहा हूँ, मोर देन के लिए लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट के साथ साथ हम इसका CF कैसे निकालते हैं, इसका चलता है बच्चों उल्टा। इसके में होता है, जो सबसे हाईएस्ट नंबर निकल के आ जाता है ना हमारा, जो टोटल करने पे आता है फ्रीक्वेंसी का, अगर आप फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लोगे, इस फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लोगे तो आपको मिलेगा बच्चों 50। अभी तक हम चले थे ऐड करते 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 करते, अब हम जाएंगे रिवर्स ऑर्डर में। तो मोर देन के लिए क्या होता है, जो सबसे पहले टोटल आ गया उससे हम पहले वाले नंबर को माइनस करते हैं। तो जैसे यहाँ पे करके दिखा रखा है, देखो पहली वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो तो वही आ जाएगी जो टोटल निकला था 50। उसके बाद हमने इसमें से 2 माइनस किए, जो ये वाली फ्रीक्वेंसी थी, स्टार्टिंग में आपने देखी होगी 48। अब इसके बाद हमने 48 में से ये वाली जो फ्रीक्वेंसी थी 5 वो माइनस करी तो मिला 43। 43 में से अगेन 10 माइनस किया तो मिला आपको 33। 33 में से 12 माइनस किया तो मिला आपको 20। 21 में से 17 माइनस किया तो मिला आपको 4। इसकी ऐसी सीरीज चलती है।
यहाँ पर था हमारे पास 2, 5, 10, 17 वगैरह वगैरह। अब इन्हीं नंबर को हम 50 से लगातार माइनस करते गए। पहले 50 को 2 से माइनस किया, जो आया उससे 5 को घटाया, जो आया उससे 10 को घटाया, जो आया उससे करते 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 इस तरीके से हमने इसे मोर देन वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर जितना भी फ्रीक्वेंसी का जो टॉपिक है और जो डेटा का ऑर्गेनाइजेशन है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब इसके बाद मैं कोशिश करूँगा आगे वाली क्लासेस को कंटिन्यू करने की और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को पढ़ाने की।